नमस्कार। आज हम एक ऐसे संवैधानिक प्रावधान पर बात करने वाले हैं जो दशकों तक चर्चा में रहा। अनुच्छेद 370 ये जम्मू और कश्मीर को एक कह सकते हैं विशेष दर्जा देता था। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके बनने से लेकर 2019 में इसके हटने तक की पूरी कहानी बताती है, अलग अलग नजरिए से। बिल्कुल। और हमारा इरादा है कि इस काफी पेचीदा विषय के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझा जाए। ये शुरू कैसे हुआ, इसका मतलब क्या था, और फिर इसे हटाया क्यों गया, कैसे हटाया गया। काफी कुछ है इसमें। हाँ, काफी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अनुच्छेद 370 मतलब आखिर था क्या? इसे अक्सर अस्थाई कहा जाता था, पर ये 1949 से लागू था। इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, इसकी जड़ें 1947 में हैं। भारत की आजादी और बंटवारे के वक्त जब रियासतों का भारत में विलय हो रहा था, तो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत तो किए, पर एक शर्त के साथ। अच्छा, क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि भारत सरकार को सिर्फ 3 मामलों में अधिकार मिलेगा: रक्षा, विदेश मामले और संचार। बस। ओके, सिर्फ ये 3। हाँ, सिर्फ ये 3। और इसी विलय पत्र की शर्तों को आप कह सकते हैं संवैधानिक रूप देने के लिए अनुच्छेद 370 लाया गया। इसने राज्य को काफी स्वायत्तता दी, मतलब बाकियों से अलग। और ये स्वायत्तता दिखती कैसी थी? मतलब रोजमर्रा में या प्रशासन में? हाँ, ये बहुत साफ दिखती थी। जैसे J&K का अपना संविधान था, अपना अलग झंडा था। अपना संविधान पूरे देश के संविधान के अलावा? जी हाँ। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की संसद अगर कोई कानून बनाती थी उन 3 विषयों को छोड़कर, तो वह J&K में तब तक लागू नहीं होता था जब तक कि राज्य की सरकार हाँ ना कह दे। अच्छा। यहां तक कि मौलिक अधिकार और जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, उनका भी दायरा वहां पर सीमित था। मतलब वो सीधे सीधे लागू नहीं होती थी। इसी से जुड़ा एक और आर्टिकल बहुत सुना है, अनुच्छेद 35A। वो क्या था और इसका 370 से क्या कनेक्शन था? 35A भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1954 में एक राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया था, और ये बेसिकली अनुच्छेद 370 से मिली शक्तियों का ही एक नतीजा था। इसने J&K की विधानसभा को ये ताकत दी कि वो तय करे कि राज्य के स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेजिडेंट कौन होंगे। और इन स्थायी निवासियों को कुछ खास अधिकार मिलते थे? बिल्कुल। सिर्फ स्थायी निवासियों को ही वहां सरकारी नौकरी मिल सकती थी, वही जमीन खरीद सकते थे, और कॉलेज एडमिशन वगैरह में भी उन्हें प्राथमिकता मिलती थी। लेकिन इस 35A पर काफी विवाद भी रहा है ना, खासकर समानता के अधिकार को लेकर। हाँ, बिल्कुल। इसकी आलोचना का मुख्य बिंदु यही था कि ये भारत के बाकी नागरिकों के साथ भेदभाव करता था जो J&K के स्थायी निवासी नहीं थे। वो वहां ना नौकरी कर सकते थे, ना प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। और एक और बात थी, उन महिलाओं के अधिकारों का भी हनन होता था जो राज्य के बाहर शादी करती थी। वो अपना स्थायी निवासी का दर्जा खो सकती थी। इसे कई लोग संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ मानते थे। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी जिसमें 370 और 35A शामिल थे, ये करीब करीब 70 साल तक चली। फिर आया 5 अगस्त 2019, जब सरकार ने इसे खत्म कर दिया। ये हुआ कैसे? क्योंकि कहा जाता था कि इसे हटाने के लिए राज्य की सहमति चाहिए। हाँ, यहीं पर प्रक्रिया थोड़ी कह सकते हैं कानूनी दांव-पेच वाली है। सरकार ने अनुच्छेद 370 के ही एक क्लॉज 3 का इस्तेमाल किया। ये क्लॉज कहता है कि राष्ट्रपति चाहें तो राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 को खत्म या बदल सकते हैं। लेकिन संविधान सभा तो कब की भंग हो चुकी थी। एग्जैक्टली। संविधान सभा तो 1957 में ही भंग हो गई थी। तो सरकार ने यह तर्क दिया कि संविधान सभा की जगह अब राज्य की विधानसभा पढ़ा जाना चाहिए। और क्योंकि उस वक्त J&K में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। हाँ, उस वक्त सरकार तो थी नहीं। सही। तो राज्य की विधानसभा की शक्तियां संसद के पास थी और जमीन पर प्रशासन राज्यपाल देख रहे थे। तो केंद्र सरकार ने राज्यपाल की सहमति को ही राज्य की सहमति मान लिया। अच्छा। और इसी आधार पर राष्ट्रपति का आदेश जारी हुआ, जिससे अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान खत्म हो गए। और क्योंकि 35 से अनुच्छेद 370 की ही उपज था, तो वो भी अपने आप खत्म हो गया। और इसके फौरन बाद राज्य के दर्जे में भी बदलाव किया गया। हाँ, बिल्कुल। संसद ने तुरंत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पास किया। इससे राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक जम्मू और कश्मीर, जिसकी अपनी विधानसभा होगी, और दूसरा लद्दाख, बिना विधानसभा के। जाहिर है इस पूरे कदम पर बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं। सरकार और जो इसके समर्थक थे उनका क्या कहना था? सरकार का पक्ष ये था कि ये कदम J&K के भारत के साथ पूरी तरह एकीकरण के लिए जरूरी था।
इससे उनका कहना था वहां भारत का संविधान पूरी तरह लागू होगा, जिससे सबको, खासकर महिलाओं और गैर निवासियों को बराबर के अधिकार मिलेंगे। ये भी कहा गया कि इससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे, निवेश आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा और अलगाववाद की जड़ें कमजोर होंगी। गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान काफी चर्चा में रहा था कि ये एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने वाला दिन है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी जबरदस्त हुई, खासकर प्रक्रिया को लेकर और वहां के लोगों की मर्जी के बिना करने को लेकर। हाँ, आलोचना के भी बहुत मजबूत स्वर थे। सबसे बड़ा एतराज यही था कि इतना बड़ा फैसला जेएनके के लोगों या उनके चुने हुए नेताओं से बिना किसी सलाह मशवरे के लिए लिया गया। कई मुख्यधारा के नेताओं को तो महीनों तक नजरबंद रखा गया, इंटरनेट बंद रहा। प्रक्रिया की संवैधानिकता पर भी सवाल उठे। बिल्कुल। ये जो राज्यपाल की सहमति को राज्य की सहमति मानने वाला तर्क था, उस पर बहुत सवाल उठे। इसे कई लोगों ने संघवाद यानी फेडरलिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ भी बताया। फारूक अब्दुल्ला का वो कहना था ना कि आप 370 को संविधान से निकाल सकते हैं, लोगों के दिलों से नहीं। वो भावना काफी फैली हुई थी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अनुच्छेद 370 जो विलय की विशेष परिस्थितियों से निकला था, उसने जम्मू कश्मीर को एक खास दर्जा दिया। 2019 में उसे हटाने के पीछे एकीकरण का एक बड़ा तर्क था, लेकिन जिस तरह से हटाया गया और उसके जो प्रभाव हुए, उस पर गहरे मतभेद आज भी हैं। बिल्कुल सही। और ये पूरा मामला एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करता है जो सोचने लायक है। क्या? कि जब संविधान में किसी प्रावधान को अस्थायी लिखा जाए, लेकिन वो 70 साल तक चले, तो उसकी कानूनी और राजनीतिक व्याख्या क्या होनी चाहिए? क्या वक्त के साथ अस्थायी चीज स्थायी जैसी बन जाती है? ये भविष्य के लिए एक बड़ा प्रश्न छोड़ गया है।